पिछले भाग में हमने अमेरिका में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है उसकी आलोचना के पक्ष पर चर्चा की थी। थोड़ा सा आज हम इसके समर्थन की बात करते हैं। यानी कौन से ऐसे आधार हैं जिन पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का समर्थन किया गया है। यानी सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है उसका किन आधारों पर समर्थन किया गया है। जैसे एक बात तो ये कही गई कि न्यायिक पुनरावलोकन का आधार संविधान है, ये एक समर्थन में तर्क है उसका। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 तथा अनुच्छेद 6 की उपधारा 2 के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त की है। अतः इस शक्ति का आधार स्वयं संविधान है। हालांकि आलोचना में कहा गया था कि संविधान में स्पष्ट नहीं है इसने व्याख्या करके लिए, परंतु इसका उल्लेख तो किया कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाद, क्योंकि पूरा अमेरिका का पूरा संविधान ही बहुत संक्षिप्त है, उसकी व्याख्या का अधिकार ही सर्वोच्च न्यायालय को दिया। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को विस्तार से फिर अकेली एक शक्ति को कैसे लिखा जाता। तो इसका एक इशारा इन्होंने कर दिया और उसके बाद में इसकी व्याख्या वो न्यायपालिका ने की है। दूसरी बात, अमेरिका की शासन प्रणाली का आधार शक्ति प्रतिकरण सिद्धांत के साथ गतिरोध व संतुलन का भी है, और गतिरोध व संतुलन के सिद्धांत की दृष्टि से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का आधार संविधान है। तो एक तो ये हो गया कि न्यायिक पुनरावलोकन का आधार संविधान है और न्यायिक पुनरावलोकन उपयोगी सिद्ध भी हुआ है। दूसरा ये भी इसके पक्ष में तर्क दिया गया, अनेक लाभ हुए हैं, इसलिए इसका समर्थन किया जाता है। जैसे संविधान की सर्वोच्चता व स्वरूप की रक्षा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा संविधान की सर्वोच्चता व उसके स्वरूप की रक्षा की है। उसने प्रत्येक उस कानून को अवैध घोषित किया है जो संविधान के विरुद्ध हो तथा उसके स्वरूप को तोड़ता हो। अपनी शक्ति के द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकारों के असंवैधानिक कानूनों से संघ शासन प्रणाली और नागरिक मौलिक अधिकारों की रक्षा की है। मुनरो ने तो यहाँ तक कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के अभाव में अमेरिकी संघ की इकाइयाँ 48 मुँह अब 50 राज्य हैं। तो अब मुनरो ने जब कहा था 48 थे, तो इकाइयाँ 48 मुँह वाले दैत्य का रूप ग्रहण कर संविधान को ही समाप्त कर देती। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्थापिका व कार्यपालिका को भी एक दूसरे के क्षेत्राधिकार के उल्लंघन से रोका है। अगर सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति द्वारा संविधान की सर्वोच्चता व स्वरूप की रक्षा नहीं करता तो वह कभी समाप्त हो जाता। इसके अलावा संविधान के विकास में सहायक है। अमेरिका का मूल संविधान अति संक्षिप्त है, उसमें केवल आधारभूत कानूनों का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन की धारणा के आधार पर संविधान की जो व्याख्या की है उससे संविधान को गति मिली है, उसका विकास हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या के आधार पर निहित शक्तियों के सिद्धांत की स्थापना की है और संघीय सरकार को अधिक शक्तियां सौंपकर अमेरिकी संविधान व शासन को सुदृढ़ता प्रदान की है। संविधान के विकास में सर्वोच्च न्यायालय के महत्व को बताते हुए बैक क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय न्याय प्रदान करने वाली एक संस्था ही नहीं है, अपितु एक विशेष अर्थ में लगातार अधिवेशन में रहने वाली एक संविधान सभा है। इसने शासन यानी संविधान के आधारभूत चरित्र की व्याख्या द्वारा संविधान में परिवर्तन करते हुए 1787 के संवैधानिक सम्मेलन के कार्य को जारी रखा है। इसके अलावा प्रजातंत्र की रक्षा में सहायक है। प्रजातंत्र सर्वाधिकारवादी शासन का विपरीत है, हम सब जानते हैं। ये शासन की मर्यादित शक्तियों पर जोर देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका को अपनी सीमाओं में रखकर प्रजातंत्र को बनाए रखने का कार्य किया है। उसने नागरिक मौलिक अधिकारों की भी रक्षा की है। उसने संकट काल में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को समाप्त नहीं होने दिया। इसके अलावा प्रगतिशील नीतियों का समर्थन। अतीत में कुछ अवसरों पर सर्वोच्च न्यायालय ने प्रगतिशील कानूनों को अवैध घोषित किया है, किंतु 1937 के बाद उसका रुख प्रगतिशील हो गया है और कुछ मौकों पर उसने व्यवस्थापिका व कार्यपालिका से अधिक प्रगतिशीलता दिखाई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यायालय ने नस्लीय भेदभाव वाले कानूनों को रद्द किया और आर्थिक क्षेत्र में उदारता दिखाई। ट्रूमैन ने तो कहा, वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी कार्यों पर विपरीत प्रभाव डालने के स्थान पर इसने वास्तव में विरोधी मत वाली कांग्रेस, राष्ट्रपति के प्रशासन तथा अनेक राज्यों के रंग भेद की नीति को छोड़ने तथा व्यवस्थापिका के लिए न्यायपूर्ण निर्वाचन जिले बनाने तथा राज्य व चर्च को एक दूसरे से अलग रखने जैसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाने को मजबूर किया, जिसकी विभिन्न राजनीतिक तथा संस्थागत कारणों से उपेक्षा की गई है।
इस आधार पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, अपितु सराहनीय प्रभाव पड़ता है। एक ये भी है कि न्यायिक अत्याचार नहीं है। प्राय सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसने कांग्रेस के कानूनों को रद्द करके एक प्रकार के न्यायिक अत्याचार को जन्म दिया है, परंतु ये कहना गलत है, आरोप उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय किसी विषय पर निर्णय लेने से पहले संबंधित पक्षों को पूरी तरह से सुनता है और अपना निर्णय देता है। उसके विचार प्राय संतुलित होते हैं। एक ये सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग सीमित अर्थ में करता है। वह संपूर्ण विधेयक को रद्द नहीं करता है, तो उसके संवैधानिक अंशों को ही अवैध घोषित करता है। और ये कहना उचित नहीं है कि न्यायाधीश पूर्वाग्रह से युक्त होते हैं, वे अनुदारवादी हैं। ये आरोप इस तथ्य से असत्य सिद्ध हो जाता है कि न्यायाधीश समय के साथ साथ अपने विचारों को संशोधित करने में समर्थ हैं और बदलती परिस्थिति के अनुसार संविधान की नई व विवेकपूर्ण व्याख्या करने में सफल भी हुए हैं। अपने पूर्व निर्णयों को रद्द करके नए निर्णय लेने का अर्थ यह है कि वे प्राय अनुदार, हठी या पूर्वाग्रह युक्त नहीं हैं, अपितु उदार और विवेकपूर्ण है। तो इसको पॉजिटिव में लिया जाना चाहिए कि वो अपने पूर्व के निर्णय को बदल रहे हैं। कुछ कथन हैं, जैसे ब्रोकन ने व्यवस्थापिका के तीसरे सदन के रूप में और लास्की ने संपत्ति व अनुदारवाद के गढ़ के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की। इधर राष्ट्रपति विल्सन ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य के विशेषाधिकारों का प्रमुख रक्षक है। मुनरो का मत है कि न्यायपालिका ही संपूर्ण व्यवस्था का संतुलन चक्र है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ने अमेरिकी शासन प्रणाली को स्थिरता, सुदृढ़ता एवं गतिशीलता प्रदान की है और इसके लिए सभी वर्ग उसका बहुत सम्मान करते हैं। तो ये अमेरिकी संविधान के अंतर्गत हमारा सर्वोच्च न्यायालय का पूरा जो अध्याय है वो पूरा हुआ, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उसकी शक्तियाँ, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, संविधान में क्या प्रावधान है, इसकी क्या आलोचनाएँ हैं, इसका किस प्रकार से समर्थन किया गया है, इन सब बातों पर हमारी चर्चा रही।